यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कुणाल। गुड इवनिंग सभी को। तो चलिए हम लोग जो है झारखंड की बहुउद्देशीय परियोजनाओं को देख रहे थे। कृषि परियोजना भी देख लिए, किसी सिंचाई से संबंधित जो भी परियोजना था उसे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। उसके अलावे जितने भी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं उसे भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब इसी के अंतर्गत कुछ परियोजनाएं जैसे कि ऊर्जा से संबंधित यानी कि विद्युत से संबंधित कुछ परियोजनाएं हैं उसे हम लोग देख लेते हैं। ये है तो इकोनॉमिक्स का पार्ट, लेकिन हम लोग यहीं पर इसे पढ़ लेते हैं क्योंकि एक सिलसिलेवे ढंग से आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, तो सभी बच्चे जुड़ जाएं। बहुत दिन बाद हाँ क्लास हो रहा है। गुड इवनिंग पिंकी जी, पिंकी कुजूर जी। तो चलिए स्टार्ट किया जाए, और जो बच्चे बाद में देखेंगे तो देख ही लीजिएगा रिकॉर्डेड वीडियो में। तो चलिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 हम लोग एकदम लेटेस्ट डाटा देख रहे हैं। जो बुक सब में देखिएगा ना पुराना डाटा मिलेगा, लेकिन हम लोग लेटेस्ट डाटा को देखेंगे। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार झारखंड राज्य की जो कुल स्थापित विद्युत क्षमता है वह है 2642.97 मेगावाट। ठीक है, ये जो डाटा है ना ये एकदम लेटेस्ट डाटा है। इससे पहले जो झारखंड राज्य का कुल स्थापित विद्युत क्षमता था वह था 2626 मेगावाट, लेकिन वर्तमान में कितना है? 2642.97 मेगावाट। ठीक है, और इस विद्युत में ये जो विद्युत क्षमता है इसमें जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो निजी क्षेत्र है इन तीनों का योगदान है। यानी कि ये तीनों जो है मिलकर इतना विद्युत झारखंड में उत्पादित कर रही है। तो देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो केंद्र सरकार द्वारा या केंद्र सरकार की जो हिस्सेदारी है इसमें वह है 53.74%। कुछ बच्चे अभी जुड़ रहे हैं इसलिए मैं फिर से बता दे रहा हूं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार जो है झारखंड राज्य का कुल स्थापित विद्युत क्षमता जो है वह 2642.97 मेगावाट है। और ये जो विद्युत प्राप्त हो रहा है झारखंड को वह केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र इन तीनों के प्रयासों से हो रहा है। तो इसमें जो हिस्सेदारी है केंद्र सरकार की वह कितनी है? 53.74%। और राज्य सरकार की जो हिस्सेदारी है वह है 20.96%, 20.96%। ये डाटा चेंज होते रहता है, तो ये अभी का लेटेस्ट डाटा है। और जो निजी क्षेत्र है उनका जो इसमें हिस्सेदारी है, योगदान है, वह है 25.30%। ठीक है, तो ये चीज देख लिए कि झारखंड का वर्तमान का जो बिजली या विद्युत क्षमता है वह कितना है? 2642.97 मेगावाट। और इससे पहले कितना था? तो 26-26 याद रखिएगा, बस 26-26 इतना था मेगावाट। यानी कि 2626 मेगावाट था इससे पहले का डाटा। बुक सब में यही डाटा दिखेगा आप लोगों को। ठीक है, अब यहां पे झारखंड में जो है विद्युत का जो उत्पादन किया जा रहा है वह तीन तरीकों से किया जाता है। पहला, तापीय आधार पर किया जाता है। ठीक है, यानी कि कोयले पर आधारित जो विद्युत होगा वह क्या होता है? ताप पर आधारित हो गया बिजली। दूसरा, जल पर आधारित होगा। और तीसरा क्या होगा? यहाँ की जो नवीकरणीय ऊर्जा है, रीन्यूएबल एनर्जी, उस पर आधारित। उसे भी हम लोग देख लेते हैं कि उसकी हिस्सेदारी इसमें कितनी है। तो झारखंड में स्थापित जो कुल विद्युत क्षमता है ये 2642.97 मेगावाट, इसमें लगभग 91% जो हिस्सा है वह कोयले पर आधारित है। इसमें ताप पर आधारित कितना है? 91% हिस्सेदारी। यानी कि बोलेगा अगर कोयले पर या कोयले की हिस्सेदारी इसमें कितनी है तो 91% है। और जल की हिस्सेदारी जो है इसमें परसेंट है। यानी कि जल पर आधारित जो विद्युत संयंत्र है उससे जो विद्युत उत्पादन हो रहा है उसकी हिस्सेदारी इसमें कितनी है? तो मात्र और मात्र 8% है। और जो नवीकरणीय ऊर्जा है उस पर जो
इसकी हिस्सेदारी है वह मात्र 1% है। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं कि झारखंड में स्थापित कुल विद्युत क्षमता का लगभग 91% 91% जो हिस्सा है वह तापीय ऊर्जा पर आधारित है, यानी कि कोयले पर आधारित है। जबकि 8% हिस्सेदारी जो है वह जल विद्युत पर है, यानी कि जल से जो उत्पादित बिजली हो रही है वह कितना है हिस्सेदारी 8%। और जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसकी जो हिस्सेदारी इसमें है मात्र और मात्र 1% है। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देख लिए यहां पे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये सब एग्जाम में पूछता है, ठीक ना। अब ये जो वित्तीय वर्ष 2022 है ना, इसके अनुसार झारखंड राज्य में जो प्रति व्यक्ति बिजली की या विद्युत की जो उपलब्धता है वह है 320 किलोवाट। ये सभी लेटेस्ट डाटा है, ठीक है ना। मैं 2022 का मैं बता रहा हूं, ठीक ना। वित्तीय वर्ष 2022 का यह डाटा है कि वित्तीय वर्ष 2022 के अनुसार झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति, यानी कि हर एक व्यक्ति पर प्रति व्यक्ति जो है विद्युत की जो उपलब्धता है, यानी कि हर एक आदमी कितना विद्युत उस पर उपलब्ध है हर एक आदमी पर, तो कितना है 320 में किलोवाट। किलोवाट है यह, मेगावाट नहीं, किलोवाट। ठीक है, जो कि भारत का राष्ट्रीय औसत जो है 1100 किलोवाट से कम है। ठीक है, तो वित्तीय वर्ष 2022 के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत की जो उपलब्धता है कितनी है 320 किलोवाट। और जबकि भारत का बोलेगा कि भारत का प्रति व्यक्ति बिजली जो है उपलब्धता कितना है, तो 1100 किलोवाट है। उससे क्या है झारखंड का कम है ना, दिख रहा है साफ। तो क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें कि झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत की उपलब्धता कितना है, तो आपका जवाब होगा 320 किलोवाट। ठीक है, अब देखिए यहां पे झारखंड क्या है, पहाड़ी इलाका है ना, तो यहां पे रीन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा, जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसकी संभावनाएं क्या है, अपार है। क्योंकि पहाड़ है, यहाँ पे हमेशा क्या होता है सोलर एनर्जी आते रहता है, सूर्य की रोशनी एकदम बहुत ही तीव्र रहती है, जिसके चलते क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर सोलर प्लेट या वैसी व्यवस्था करके जो है बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। तो इससे भी संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं कि जो ऊर्जा सांख्यिकी रिपोर्ट है, यानी कि एनर्जी स्टेटिक्स रिपोर्ट 2021 है, ऊर्जा सांख्यिकी रिपोर्ट 2021 है, उसके अनुसार झारखंड राज्य में, ठीक है, उसके अनुसार झारखंड राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा रीन्यूएबल एनर्जी उसकी जो अनुमानित क्षमता है, एज्यूम किया गया है, उसकी जो अनुमानित क्षमता है वह है 18,508 मेगावाट। 18,508 मेगावाट। ठीक है, यह अनुमानित क्षमता है। और देश का, पूरे भारत का कुल जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसका यह मात्र 1.69% है। ठीक है, और जहां पे डाउट हो आप लोग क्वेश्चन जरूर पूछिए। ठीक है, मैंने क्या बताया कि एनर्जी स्टैटिक्स रिपोर्ट 2021 यानी कि ऊर्जा सांख्यिकी रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में जो नवीकरणीय ऊर्जा का अनुमानित क्षमता है वह कितना है 18,508 मेगावाट, जो कि भारत की नवीकरणीय ऊर्जा का मात्र कितना प्रतिशत है 1.69% है। ठीक है, अब देखिए सोलर एनर्जी के लिए झारखंड में बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, तो देख लेते हैं उससे संबंधित। तो झारखंड राज्य या झारखंड राज्य सरकार द्वारा जो है राष्ट्रीय सोलर मिशन 2010 राष्ट्रीय सोलर मिशन 2010, ठीक है, राष्ट्रीय सोलर मिशन
ये सब वन लाइनर फैक्ट हो जा रहा है सभी, ठीक ना। तो झारखंड सरकार द्वारा जो है राष्ट्रीय सोलर मिशन 2010 के तहत जो है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का जो है स्थापित किया जा रहा है। यानी कि फ्लोट मतलब क्या होता है, तैरना होता है ना। तो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, ठीक है, किसके तहत, राष्ट्रीय सोलर मिशन 2010 के तहत क्या किया जा रहा है झारखंड में, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की स्थापना को जो है स्वीकृति दी गई है। यानी कि यहाँ की जो तालाब उलाब है, जो डैम सब है, उसके ऊपर क्या किया जाएगा, प्लेट्स लगाए जाएंगे, सोलर प्लेट्स। वही यह है राष्ट्रीय सोलर मिशन 2010। इसमें क्या किया जा रहा है, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। स्थापित किया जाएगा। अब इसी के अंतर्गत झारखंड का एक जगह है गैतलसूत जलाशय, गैतलसूत डैम सभी जानते होंगे। वहीं पर एक तैरते हुए जो है संयंत्र की स्थापना की जा रही है। यानी कि वहीं पर एक संयंत्र ही बैठा दिया जाएगा, एक जो है प्लांट ही स्थापित कर दिया जाएगा और उसी से जो है बिजली सप्लाई होगा। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा कि झारखंड सरकार द्वारा राष्ट्रीय सोलर मिशन 2010 के तहत फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की गई है। और इस मिशन के अंतर्गत जो है, या इस मिशन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो है झारखंड में गैतलसूत जलाशय रांची में है, वहां पर एक तैरता हुआ संयंत्र जो है स्थापित किया जा रहा है। और इसकी जो क्षमता होगी, उत्पादन क्षमता होगी, वह होगी 100 मेगावाट। गैतलसूत जलाशय में जो संयंत्र स्थापित किया जाएगा, जो प्लांट स्थापित किया जाएगा, उसका उत्पादन क्षमता कितना है, 100 मेगावाट। ठीक है। अब ये जो गैतलसूत जलाशय में जो संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, वो किसकी सहायता से किया जाएगा, तो वह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यह जो संयंत्र है, इसकी जो स्थापना है वह झारखंड नवीकरणीय, ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग, झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास प्राधिकरण, जिसको बोलते हैं जरेडा, जरेडा, ठीक है, झारखंड रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसकी सहायता से। और एक और है भारतीय सौर ऊर्जा निगम, जिसको बोलते हैं सेकी, SECI, इसकी सहायता से स्थापित किया जाएगा। यानी कि इन दोनों के सहयोग से गैतलसूत जलाशय में जो है एक तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। ठीक है। और ये जो भारतीय सौर ऊर्जा निगम है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं सेकी, इसका भी फुल फॉर्म अगर आप लोगों को लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से। ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूं, क्योंकि इसको मैंने देखा है सारे ऑब्जेक्टिव बुक जो है ना, उसमें इससे क्वेश्चन रहता है। इसलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूं, इसको एकदम रट जाइए क्लास में ही, कि झारखंड सरकार द्वारा जो है राष्ट्रीय सोलर मिशन 2010 के तहत जो है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है स्थापित किया जा रहा है। और इसी मिशन के अंतर्गत जो है झारखंड के रांची के गैतलसूत जलाशय में जो है तैरता हुआ संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। किसकी सहायता से, तो जरेडा और सेकी की सहायता से स्थापित किया जा रहा है। जरेडा क्या हो गया, झारखंड रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, और दूसरा क्या हो गया, भारतीय सौर ऊर्जा निगम, इनकी सहायता से स्थापित किया जा रहा है। ठीक है। एकदम एकदम दिमाग में जो है ना, इसको रट मारना है, याद कर लेना है। अब यहाँ पे जरेडा का बात आया है, तो जरेडा को भी देख लेते हैं कि आखिर है ये क्या, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जरेडा नहीं जान रहे होंगे। तो हम लोग यह जानते हैं कि झारखंड में जो है जो सौर दिवस है, यानी कि सूर्य की जो ऊर्जा है, सूर्य की जो प्रकाश है, वह हमेशा प्रदान होता है झारखंड को।
जिसके चलते यहाँ पे जो है जो नवीकरणीय ऊर्जा है, जो रीन्यूएबल एनर्जी है, वह उसकी जो संभावनाएं हैं बहुत ज्यादा है। इसीलिए झारखंड में जो है एक एजेंसी स्थापित की गई है जिसका नाम क्या है, जरेडा। जरेडा को ही हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि जरेडा का बात यहाँ पे आ रहा है। जरेडा, ठीक है, झारखंड रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो झारखंड राज्य में ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है एक नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों या नहीं तो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के विकास के लिए जो है एक एजेंसी का गठन किया गया है। वही एजेंसी क्या है, जरेडा है। इसका गठन क्यों किया गया है, तो ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी नवीकरणीय ऊर्जा है, जो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, उन सभी की विकास के लिए क्या होनी चाहिए, एक एजेंसी होनी चाहिए ना। उसी के लिए इसका गठन किया गया है। और इसे जो गठित किया गया है, कब किया गया है, तो 19 फरवरी 2001 को किया गया है, ठीक ना। जरेडा का गठन कब किया गया है, तो 19 फरवरी 2001 को किया गया है। और यही जरेडा है, आप लोग इसको पर डे यूज करते होंगे और नहीं जान रहे होंगे। जैसे हम लोग सड़क पे जाते हैं, ठीक ना, तो क्या देखते हैं, स्ट्रीट लाइट देखते हैं। तो आजकल अधिकतर स्ट्रीट लाइट जो है सोलर स्ट्रीट लाइट में कन्वर्ट हो गया है। तो वो जो सोलर स्ट्रीट लाइट है किसके माध्यम से स्थापित किया जा रहा है, तो यही जरेडा के माध्यम से स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा जो गांव में सौर लाइट या सौर लालटेन का वितरण किया जाता है, वह भी जरेडा के माध्यम से किया जाता है। और जरेडा के माध्यम से जो है बायोगैस संयंत्र का निर्माण भी किया जाता है, ठीक है। और ये सारी चीज क्या हो गए, रीन्यूएबल एनर्जी हो गए, क्योंकि यह कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा यूज इसको हम करते रहेंगे। कभी भी सूर्य की रोशनी खत्म होगी, नहीं होगी, उसे स्टोर करके हम यूज करते रहेंगे सोलर प्लेट के माध्यम से। तो यही जरेडा कर रहा है इसका काम, ठीक है। तो जरेडा सभी समझ गए होंगे, जरेडा क्या है, यह जो है ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के विकास के लिए झारखंड सरकार द्वारा जो है गठित किया गया है। इसे कब किया गया है, 19 फरवरी 2001 को किया गया है। इस डेट में जो है इसे रजिस्टर्ड किया गया था, पंजीकृत किया गया था, स्थापित हो गया यह। चलिए, अब झारखंड में जो है सौर ऊर्जा की जो संस्थापित क्षमता है, यानी कि यहां पर जो सौर ऊर्जा की स्टैब्लिश्ड क्षमता है वह कितनी है, तो 88.79 मेगावाट। ये सब वन लाइनर लिखिएगा। झारखंड में, ठीक है, झारखंड में सौर ऊर्जा की कुल संस्थापक या संस्थापित जो क्षमता है वह कितनी है, तो 88.79 मेगावाट है, ठीक है। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, एकदम क्लास में ही याद करना है कि झारखंड में सौर ऊर्जा की कुल संस्थापित क्षमता कितनी है, तो 88.79 मेगावाट है। इसके अलावा झारखंड में लघु जल विद्युत ऊर्जा की जितने भी छोटे छोटे जल विद्युत ऊर्जा है, ठीक ना, उसकी जो कुल संस्थापित क्षमता है वह कितनी है, तो 4.05 मेगावाट। 4.05 मेगावाट, ठीक ना। झारखंड में लघु जल विद्युत ऊर्जा की जो लघु जल विद्युत ऊर्जा है उसकी जो कुल संस्थापक या संस्थापित क्षमता है वह कितनी है, तो 4.05 मेगावाट है, ठीक है। इसके अलावा अभी हम लोगों ने क्या देखा था, सिर्फ सौर ऊर्जा को देखे थे ना। अब जितने भी, क्या कि बायोगैस सब सभी को मिलाकर हम देख रहे हैं, जितने भी नवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है, उसका झारखंड में
कुल संस्थापित जो क्षमता है सौर ऊर्जा को मिलाकर वह है 92.84 मेगावाट। ये मैंने सिर्फ सौर ऊर्जा का बताया था। और यहां पे मैंने क्या बोला, झारखंड राज्य में कुल नवीकरणीय ऊर्जा का जो संस्थापित क्षमता है वह कितना है, 92.84 मेगावाट। इसमें सौर ऊर्जा आ गया, बायोगैस आ गया, और उस तरह की जो भी चीजें, सारी चीज इसके अंतर्गत आ गए। इतना मेगावाट हो गया। और झारखंड में जो है पवन ऊर्जा का कुल संस्थापित जो क्षमता है वह शून्य है। यहां पर पवन जो है, पवन से निर्मित ऊर्जा यानी कि पवन ऊर्जा जो है, यहां पर कोई भी संभावना नहीं है। यहां पर उसकी जो क्षमता है शून्य हो जाती है, जीरो हो जाती है। चलिए, किसी को समझने में अगर दिक्कत आ रहा हो तो पूछ सकते हैं। मैं बार बार बोलता हूं, थोड़ा सा भी डाउट दिमाग में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बुक में आप लोगों को नहीं मिलेगा इतना सारा डाटा। आप लोग ढूंढते रह जाइएगा, बुक में नहीं मिलेगा। और ये जितना भी डाटा मैं बता रहा हूं, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का है, एकदम लेटेस्ट डाटा है। ठीक है। अब झारखंड में जो है ना 9 अल्ट्रा मेगा, कितना, तो 9 जो है अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की स्थापना जो है की जाएगी। अब ये अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट है क्या, तो इसके अंतर्गत जो है ना पावर स्टेशन की एक श्रृंखला को निर्मित किया जाएगा। तो झारखंड के 9 स्थानों को चिन्हित किया जाएगा और वहां पर जो है अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज में, ठीक ना, पहले फेज में जो है पहला प्रोजेक्ट स्थापित जो किया जा रहा है वह कोडरमा जिले में स्थापित किया जा रहा है। कोडरमा जिले का तिलैया नामक स्थान जो है वहां पर स्थापित किया जा रहा है। और दूसरा जो प्रोजेक्ट है वह देवघर में स्थापित किया जा रहा है। देवघर में एक जगह है, नाम है हुसैनाबाद, वहीं पर इसे स्थापित किया जा रहा है। तो मैंने क्या बताया कि झारखंड राज्य में जो है 9 अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। 9 अलग अलग स्थानों पे किया जाएगा। ठीक ना, एकदम स्टार मार्क करके लिखिएगा। कितनी, तो 9। ठीक है, झारखंड में 9 जो है अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट स्थापित किए जाएंगे। और पहला जो प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है, कहां किया गया है, तो कोडरमा में किया गया है। कोडरमा में कहां, तिलैया में। दूसरा प्रोजेक्ट कहां स्थापित किया गया है, तो देवघर में किया गया है। देवघर में कहां, तो हुसैनाबाद में। अभी बस 2 ही प्रोजेक्ट स्थापित हुआ है, रिमेनिंग अभी 7 बचा हुआ है। और यह है क्या, तो यह जो है पावर स्टेशन की एक श्रृंखला है। विद्युत उत्पादन के लिए पावर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। चलिए, यह हो गया। अब अगला हम लोग देखते हैं कि झारखंड में जो है बिजली का जो वितरण किया जाता था वह झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा किया जाता था, यानी कि जेएसईबी द्वारा किया जाता था। उसी से अलग होकर जो है एक नई संस्था बन गई, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है? अभी तक हम लोग परियोजना में नहीं घुसे हैं, बस वन लाइनर फैक्ट देख रहे हैं। परियोजना इस जस्ट अब हम लोग इंटर करेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो क्लियर करवा लीजिए, पूछ लीजिए। समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत अगर आ रहा हो तो पूछ लीजिए, क्लास में ही क्लियर होना चाहिए। और नोट्स जो है आप लोगों को मिल जाएगा। मैं क्या बोल रहा था, जेएसईबी, झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड। ठीक है, झारखंड में विद्युत आपूर्ति का काम यही करता था। इसकी जो स्थापना हुई थी वह 10 जनवरी 2001 को की गई थी। जेएसईबी का स्थापना कब हुआ है, 10 जनवरी 2001। ठीक है, इसी से अलग होकर एक नई जो है संस्था का निर्माण किया गया है। नाम है JBVNL। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड। ठीक ना, इसी से अलग होकर बना है। और इसे JBVNL को जो है 2003 में, सॉरी 2013 में जो है जेएसईबी से अलग करके जो है 6 जनवरी
चलिए, इसे जो है JBVNL को JSEB से कब अलग किया गया? 2013 को अलग किया गया। और यहां से बिजली का जो उत्पादन आरंभ हुआ वह कब हुआ है? तो 6 जनवरी 2014, यानी कि इस यहां से परिचालन, बिजली का परिचालन कब से आरंभ हुआ? तो 6 जनवरी 2014। ठीक है, तो JSEB यानी कि झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो 10 जनवरी 2001 को हुआ था। फिर JSEB यानी कि झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड से अलग होकर एक नई संस्था JBVNL कब गठित हुआ? तो 2013 में गठित हुआ। और यहां से परिचालन कब आरंभ हुआ? यहां से उत्पादन कब आरंभ हुआ? तो 6 जनवरी 2014 से आरंभ हुआ है। ठीक है, अब यही कहलाता है, अब जो है JSEB खत्म हो चुका है, उसके जगह क्या आ गया? JBVNL आ गया, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड आ गया है। ठीक है, चलिए, ये सब जो है वन लाइनर इंपॉर्टेंट फैक्ट था। अब झारखंड में जो है जो विद्युत परियोजनाएं हैं वह मुख्यतः दो प्रकार की है। पहला मैंने शुरू में ही बताया था, कोयले पे आधारित होगा, यानी कि ताप पर आधारित जो परियोजनाएं होगी, ताप विद्युत परियोजनाएं कहलाएगी। और दूसरा जो जल पर आधारित परियोजनाएं होगी वह क्या कहलाएगी? जल विद्युत परियोजनाएं। तो झारखंड में कितने प्रकार की विद्युत परियोजनाएं हैं? तो दो प्रकार के विद्युत परियोजनाएं हैं, पहला तापीय और दूसरा जल, यानी कि पहला ताप विद्युत परियोजना, दूसरा जल विद्युत परियोजना। ताप विद्युत परियोजना किस पे आधारित होगा? कोयले पर आधारित होगा, कोयले से ताप पैदा करके बिजली उत्पादित किया जाएगा। और दूसरा जल के द्वारा टरबाइन के माध्यम से जो है विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। तो एक एक करके यहां पर सारे जितने भी परियोजनाएं हैं झारखंड में उसे हम लोग देख लेते हैं। और ये सारा डाटा आप लोगों को नहीं मिलेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसलिए सभी को एकदम रट जाना है। और ये सारा एकदम लेटेस्ट डाटा है। ठीक है, ये जो डाटा है कहीं भी नहीं मिलेगा आप लोगों को, इसलिए एकदम रट जाइएगा। अशोक कुमार जी, क्लास बहुत स्लो हो रहा है, स्पीड में पढ़ा दें। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बार बार इसलिए बोलता हूं कि आप लोगों को रटा जाए। अगर आप लोग थोड़ा सा स्पीड चाहते हैं तो चलिए स्पीड में ही करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं झारखंड की जो विद्युत परियोजनाएं हैं। पहला हम लोग जो है ताप विद्युत परियोजना को देखते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत बहुत सारी परियोजनाएं हैं। पहले तो मुख्यतः चार ही परियोजना था। पहला था बोकारो ताप विद्युत गिरी, दूसरा पतरातू ताप विद्युत गिरी, तीसरा चंद्रपुरा ताप विद्युत गिरी, और पांचवा तेनूघाट ताप विद्युत गिरी। लेकिन अभी वर्तमान में इसके अलावे भी बहुत सारे जो है ताप विद्युत गिरी स्थापित हो चुके हैं झारखंड में। तो एक एक करके हम लोग सभी को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं इसके अंतर्गत बोकारो ताप विद्युत गिरी को देख रहे हैं। ठीक है, आप लोग लिखते जाइएगा क्योंकि बोर्ड पे लिखेंगे तो टाइम लगेगा। ठीक ना, तो ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत सबसे पहला हम लोग जो देख रहे हैं वह है बोकारो ताप विद्युत गिरी। अब ये जो है बोकारो ताप विद्युत गिरी DVC, दामोदर वैली कारपोरेशन, इसके तहत जो है कोयला आधारित या कोयले पे आधारित यह जो है झारखंड का पहला यानी कि प्रथम ताप विद्युत गिरी है। ठीक है ना, DVC के द्वारा यह संचालित किया गया था, उसी के द्वारा स्थापित किया गया है। और यह जो है झारखंड का पहला कोयले पे आधारित जो है ताप विद्युत गिरी है। और यहां से बिजली का जो उत्पादन आरंभ हुआ था वह फरवरी 1953 में हुआ था। ठीक है, बोकारो ताप विद्युत गिरी से बिजली का उत्पादन जो है कब हुआ है आरंभ? तो फरवरी 1953 से, 1953 से। और यहाँ की जो कुल उत्पादन क्षमता है इस विद्युत गिरी की वह है 830 मेगावाट, 830 मेगावाट। ठीक है, बोकारो ताप विद्युत गिरी का
कुल उत्पादन क्षमता कितना है? 830 मेगावाट। अब ये जो बोकारो ताप विद्युत गिरी है ना, यहाँ पे 2 यूनिट स्थापित किए गए थे, 2 इकाई स्थापित किए गए थे। पहला है बोकारो ताप विद्युत गिरी ए, और दूसरा था बोकारो ताप विद्युत गिरी बी। ठीक है। और पहला तो मैंने बता ही दिया कि बोकारो ताप विद्युत गिरी ए जो है उसकी स्थापना कब की गई थी? फरवरी 1953 में की गई थी। और वहीं पर जो बोकारो ताप विद्युत गिरी बी की जो स्थापना की गई है वह 1986 में की गई थी। ठीक है। तो यह जो बोकारो ताप विद्युत गिरी है वहां पर कितने यूनिट्स स्थापित किए गए हैं? 2 इकाइयां, 2 यूनिट्स स्थापित की गई है। बोकारो ताप विद्युत गिरी ए जिसका स्थापना 1953 में हुआ था, और बोकारो ताप विद्युत गिरी बी की स्थापना कब हुई है? तो 1986 में हुई है। ठीक है। अगर पूछेगा कि यहां से बिजली का उत्पादन कब से आरंभ हुआ, तो पहला वाला से ही हुआ ना, ए वाले से स्टार्ट हुआ है 1953 में। तो आपका जवाब होगा 1953। तब से यहां पर बिजली का उत्पादन आरंभ हो गया था। और यह जो विद्युत गिरी है यह संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से संचालित हो रहा है। ठीक है ना। बोकारो ताप विद्युत गिरी किन देशों के सहयोग से संचालित हो रहा है? अगर प्रश्न आएगा तो आपका जवाब क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरा क्या हो गया? पश्चिमी जर्मनी। इनके जो है सहयोग से यह संचालित हो रहा है। अब यह है कहां? तो नाम से ही पता चल रहा है, बोकारो में है। यह जो ताप विद्युत गिरी है यह दामोदर नदी की सहायक एक नदी है, बोकारो नदी, उसी के तट पर यह अवस्थित है। ठीक है। अब यहां से जो बिजली उत्पादित की जाती है ना, वह बिजली राष्ट्रीय ग्रिड, राष्ट्रीय ग्रिड, ठीक ना, किसे? तो राष्ट्रीय ग्रिड को जो है आपूर्ति कर दी जाती है। ठीक है। तो यहां से जो भी विद्युत का उत्पादन किया जाता है वे सारे बिजली जो है राष्ट्रीय ग्रिड को आपूर्ति करा दी जाती है। चलिए बस इतना ही था बोकारो ताप विद्युत गिरी से रिलेटेड। किसी को बोकारो ताप विद्युत गिरी से अगर कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अगला हम लोग जो है पतरातू ताप विद्युत गिरी की ओर बढ़ेंगे। पतरातू ताप विद्युत गिरी। किसी को बोकारो ताप विद्युत गिरी में कोई डाउट है, कुछ भी सवाल है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अगले विद्युत गिरी की ओर हम लोग बढ़ेंगे। और वो जो पतरातू ताप विद्युत गिरी है ना, उसके स्थान पर पहले तो पतरातू ताप विद्युत गिरी ही था, लेकिन उसके स्थान पर जो है अब जो है पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड स्थापित हो चुका है। तो उसे भी हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो उसका बैकबोन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो बोकारो वाले से रिलेटेड किसी का कोई डाउट है मन में तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम लोग जो है पतरातू ताप विद्युत गिरी को देखेंगे। पतरातू ताप विद्युत गिरी हम लोग देख रहे हैं। अब ये अवस्थित कहाँ है? तो नाम से ही पता चल रहा है, पतरातू में, यानी कि रामगढ़ जिले के पतरातू नामक स्थान पर जो है पतरातू ताप विद्युत गिरी स्थापित था। क्योंकि यह अब खत्म हो गया, इसके जगह दूसरा आ गया है। ठीक है। और यह जो संयंत्र है इसकी जो स्थापना की गई थी वह पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस की सहायता से की गई थी। प्रश्न बनता है यह कि पतरातू ताप विद्युत गिरी का स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? बताएं। इस तरह से प्रश्न बनता है कि पतरातू ताप विद्युत गिरी की स्थापना जो है किस देश के सहयोग से किया गया था? तो आपका जवाब होगा पूर्व सोवियत संघ, या नहीं तो रूस भी रहेगा, तो रूस भी आपका सही जवाब है। ठीक है। हाँ, पिकोन प्रिया जी,
830 मेगावाट जो बोकारो वाले में था ना, ए और बी दोनों मिला के होता था, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में जो है ना, बोकारो ताप विद्युत गिरी जो ए है वो बंद हो चुका है, मात्र अभी बोकारो ताप विद्युत गिरी बी ही फंक्शन में है, ठीक ना। प्रीवियस क्लास में मैंने बोकारो ताप विद्युत गिरी बी के बारे में बताया था कि वहां से जो है कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो बोकारो बी तापीय विद्युत जो गिरी है वहां से 630 मेगावाट वर्तमान में अभी विद्युत का उत्पादन किया जाता है। लेकिन मैंने वह क्या बताया, जब स्टार्ट हुआ था बोकारो ताप विद्युत गिरी, तब उन दोनों संयंत्रों से मिलाकर जो है टोटल 830 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता था। बोकारो वाला को मैं बता रहा हूं, पतरातू नहीं बता रहा हूं, पिकॉन जी का सवाल था, ठीक है। दोनों मिलाकर था वो। चलिए, तो हम लोग पतरातू को देख रहे थे। अब ये जो पतरातू ताप विद्युत गिरी है, इसकी जो स्थापना की गई थी ना, वह चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। कब? तो 1973 में। दोनों चीज याद रखिएगा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है पतरातू ताप विद्युत गृह की स्थापना की गई थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। कब? तो 1973 में पतरातू ताप विद्युत गृह की स्थापना की गई थी। और इसकी जो टोटल उत्पादन क्षमता है थी, अभी नहीं है, इसकी जो टोटल उत्पादन क्षमता थी वह 840 मेगावाट था, ठीक है। हाँ पिकौन जी सही बोले। चलिए, इसकी जो टोटल उत्पादन क्षमता है कितनी है, कितनी थी? तो 840 मेगावाट। और यह जो संयंत्र था पतरातू ताप विद्युत गिरी, यह जेएसईबी के अंतर्गत जो है या अधीन जो है कार्यरत था, यानी कि झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड, यानी कि झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड के अधीन आता था यह पतरातू ताप विद्युत गिरी। और यहां पे स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा कि यही वह ताप विद्युत गिरी है जहां से झारखंड के रांची के हटिया में एचईसी यानी कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, एक एचईसी स्थापित है, ठीक ना। इसे जो है बिजली की आपूर्ति यहीं से की जाती थी, पतरातू ताप विद्युत गिरी से, ठीक है। तो इस संयंत्र से जो है एचईसी जो कि हटिया रांची में स्थापित है, वहां पर बिजली की आपूर्ति की जाती थी। अब क्या होगा, एचईसी को बिजली कहां से आपूर्ति होगा? तो इसके स्थान पर जो अब नया बॉडी आ गया है उससे अब बिजली वहां पर सप्लाई होता है। और अभी वर्तमान में जो है ये जो पतरातू सॉरी हाँ पतरातू ताप विद्युत गिरी है, उसके स्थान पर पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जो है स्थापित हो चुका है। तो उसे अब हम लोग देखेंगे। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? पतरातू ताप विद्युत गिरी को नहीं देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं ताप पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। ठीक है, पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, यह जो है किसके स्थान पर स्थापित हुआ है? तो पतरातू ताप विद्युत गिरी के स्थान पर, उसी स्थान पर स्थापित किया गया है। तो इसकी जो अवस्थिति होगी कहां होगी? तो रामगढ़ जिले के पतरातू नामक स्थान पर यह अवस्थित है, जो सेम था वही है। और यहां पर एक चीज चेंजिंग हो जाता है। हम लोग देखे थे पतरातू ताप विद्युत गृह जो है किसके सहायता से स्थापित हुआ था? तो रूस के सहायता से। लेकिन यह जो पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है, यह एनटीपीसी यानी कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड यानी कि जेबीवीएनएल, इन दोनों का यह जो है संयुक्त संयुक्त उपक्रम है कि यानी कि ज्वाइंट वेंचर है। यह ये जो पतरातू विद्युत उत्पादन निगम है यह किसका ज्वाइंट वेंचर है, किसका जो है संयुक्त संयुक्त उपक्रम है? तो एनटीपीसी का एंड
JBVNL का है, ठीक है ना, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड। इन दोनों का यह संयुक्त उपक्रम है, ज्वाइंट वेंचर है, ठीक है। इसकी जो स्थापना की गई 15 अक्टूबर 2015 को की गई। पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का स्थापना कब किया गया है? 15 अक्टूबर 2015 को, याद रह जाएगा 15-15, ठीक है ना, इस डेट में किया गया है। और इसमें देखिए दो बॉडीज का यह संयुक्त उपक्रम है, तो दोनों का कुछ ना कुछ हिस्सेदारी होगा। तो पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में एनटीपीसी की जो हिस्सेदारी है वह है 74%। एनटीपीसी का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है? 74%। और JBVNL का हिस्सेदारी कितना है? तो 26%। जो रिमेनिंग बच गया वह हिस्सेदारी JBVNL का हो गया, ठीक है। हम लोगों ने देखा यह कहाँ है, तो रामगढ़ के पतरातू नामक स्थान पर है। पतरातू में भी जो है ना, यह नलकड़ी नदी के तट पर अवस्थित है। एक नदी वहां से बहती है, नलकड़ी। किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो नलकड़ी नदी के तट पर जो है पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड स्थापित है। अब ये जो संयंत्र है, इसकी स्थापना जो है कोयले पे आधारित, यानी तापीय ऊर्जा वाला है ना, तो कोयले पे आधारित जो है ऊर्जा का उत्पादन के लिए किया गया है। और इसका गठन 4000 मेगावाट बिजली, कितना? 4000 मेगावाट बिजली के उत्पादन के लिए जो है इस संयंत्र का गठन किया गया है या स्थापित किया गया है, ठीक है। तो कोयला आधारित 4000 मेगावाट बिजली उत्पादन हेतु जो है इस संयंत्र को गठित किया गया है। और यहां पे जो है ना, एक ही चरण में इतना बिजली उत्पादित नहीं कर लिया जाएगा। यह जो है 2 चरणों में गठित किया जाएगा। यहां पे 5 इकाइयां स्थापित की जाएगी 2 चरणों में, और पांचों इकाइयां जो है 800 मेगावाट का होगा, ठीक है। तो पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अंतर्गत जो है 2 चरणों में 5 इकाइयां 800 मेगावाट की स्थापित की जाएगी। और यहां से टोटल जो बिजली का उत्पादन होगा उसका 85% बिजली जो है झारखंड राज्य में वितरित किया जाएगा, ठीक है। इस संयंत्र के माध्यम से जितना भी विद्युत विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है उसका कितना परसेंट? 85% बिजली जो है कहां पर कहां पे जो है वितरित किया जाएगा? तो झारखंड राज्य में वितरित कर दिया जाएगा। और यहीं पे एक चीज स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा कि यह संयंत्र जो है बन रहा है तो इसके लिए कोयला का सबसे ज्यादा डिमांड होगा। तो इसी के लिए एक खान है, उसे जो है आवंटित किया गया है। उस खान का नाम है बनहरडीह। कोयला का खान, ठीक ना, खान है, उसे ही जो है कोयले के आपूर्ति के लिए आवंटित किया गया है। पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को कोयला जो है आपूर्ति के लिए किस खान को आवंटित किया गया है? तो बनहरडी खान। और यह जो खान है यह लातेहार जिले में अवस्थित है, झारखंड के लातेहार जिले में अवस्थित है, ठीक है। और यह जो है ना प्रस्तावित खान है, अभी यहां से जो है कोयला निकाला नहीं जा रहा है, ओपन कास्ट माइन यहां किया जाएगा, ठीक है। चलिए बस इतना ही देखना था कि इसके लिए कौन से खान को आवंटित किया गया है। तो बनरडी खान जो कि लातेहार में है, यहीं से कोयले की आपूर्ति कर दी जाएगी। चलिए, तो पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से रिलेटेड किसी के मन में कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर अगले विद्युत परियोजना की ओर हम लोग बढ़ेंगे। बोकारो देख लिए, पतरातू देख लिए, अब अगला हम लोग देखेंगे। और थोड़ा सा भी डाउट रहे तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि पूछिए आप लोग, थोड़ा सा भी कहीं भी डाउट है। अगला हम लोग देख रहे हैं चंद्रपुरा ताप विद्युत गिरी। अब छोटा छोटा रहेगा, ज्यादा नहीं है। चंद्रपुरा जो मेन था वही दोनों था,
चंद्रपुरा ताप विद्युत गिरी। इसकी स्थापना जो है 1964 में की गई थी। बुक सब में देखिएगा 1965 मिलेगा, लेकिन 1960 दिसंबर 1964 में हुआ था, जिसके चलते बुक सब में 1965 रहता है दिया हुआ। ठीक है, तो 1965 गलत जवाब है, इसका सही जवाब है 1964। चंद्रपुरा ताप विद्युत गिरी की स्थापना कब की गई थी? तो 1964 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो डीवीसी द्वारा, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन द्वारा, दामोदर घाटी निगम द्वारा स्थापित की गई है। कहां है? तो बोकारो जिले में यह विद्युत गिरी स्थापित है। और इसकी जो उत्पादन क्षमता है, बिजली उत्पादन क्षमता, वह 780 मेगावाट है। ठीक है, चंद्रपुरा ताप विद्युत गिरी की उत्पादन क्षमता कितनी है? 780 मेगावाट। और यहां पे स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा कि चंद्रपुरा ताप विद्युत गिरी जो है भारत का प्रथम रीहीट इकाई है। रीहीट बस याद कर लेना है आप लोगों का, इकाई है। चंद्रपुरा ताप विद्युत गिरी जो है भारत का पहला रीहीट इकाई है। बस इतना ही देखना था। अगला हम लोग देखेंगे तेनूघाट ताप विद्युत गिरी। और जहां भी डाउट लग रहा है पूछते जाइए। तेनूघाट ताप विद्युत गिरी, तेनूघाट। ठीक है, और यह भी कहां पे स्थापित है? तो झारखंड के बोकारो में स्थापित किया गया है। तेनूघाट बांध है ना, उसी के समीप इसे स्थापित किया गया है। कब किया गया है? तो 1990 में। तेनूघाट विद्युत परियोजना को, विद्युत गिरी को कब स्थापित किया गया है? 1990 में। कहां स्थापित किया गया है? तो बोकारो जिले में स्थापित किया गया है। और इसका जो मुख्यालय है ना, वह बोकारो में नहीं है, वह हेनु रांची में है। ठीक है, तेनूघाट ताप विद्युत गिरी है कहां? तो बोकारो में जो है तेनूघाट बांध के नजदीक है, लेकिन इसका मुख्यालय कहां है? तो हेनु रांची में है। यहां पर जो बिजली उत्पादित की जा रही है, तो उसका जो उत्पादन क्षमता है वह है 420 मेगावाट। तेनूघाट ताप विद्युत गिरी की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 420 मेगावाट। चलिए इतना ही देखना था। अगला हम लोग देखेंगे कोडरमा ताप विद्युत गिरी। थोड़ा सा क्लास लंबा हो जाएगा, ठीक ना, 1.5 घंटे का क्लास चलेगा इसलिए पेशेंस के साथ पढ़िएगा। आज इस चैप्टर को कंप्लीट करके जाएंगे। कोडरमा ताप विद्युत गिरी, हम लोग अभी तक ताप विद्युत गिरी को देख रहे हैं, जो किस पे आधारित होगा? कोयले पर आधारित होगा। ठीक है, अब नाम से ही पता चल रहा है ये कहां है? तो झारखंड के कोडरमा जिले में है। तो कोडरमा जिले में एक प्रखंड है, नाम है जयनगर प्रखंड। ठीक है, उसी में एक गांव है, एक स्थान है, नाम है बांझेडीह। बांझेडीह, वहीं पर यह संयंत्र स्थापित है। ठीक है, कोडरमा के जयनगर प्रखंड के अंतर्गत बांझेडीह नामक स्थान पर जो है कोडरमा ताप विद्युत गिरी स्थापित है। और यह जो है डीवीसी द्वारा संचालित किया जा रहा है, यानी कि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, दामोदर घाटी परियोजना द्वारा संचालित किया जा रहा है। और इसका जो उत्पादन क्षमता है वह है 1000 मेगावाट। यहां से टोटल कितना बिजली उत्पादित किया जाएगा? 1000 मेगावाट। ठीक है, और यहां पे जो है 500 मेगावाट का 2 यूनिट स्थापित किया गया है, यानी कि 1000 मेगावाट सीधे एक यूनिट से नहीं, यानी कि एक इकाई से नहीं हो जा रहा है। यहाँ पे 2 इकाइयां स्थापित की गई है, 500 मेगावाट का एक और दूसरा भी 500 मेगावाट का। ठीक ना, तो 2 इकाइयां स्थापित की गई है। पहला जो इकाई है वहां से 500 मेगावाट बिजली का जो उत्पादन आरंभ हुआ था वह जुलाई 2013 में हुआ था। जुलाई 2013 में जो है पहली इकाई से बिजली का उत्पादन स्टार्ट हो गया, और दूसरे वाले इकाई से जो है जून 2014 में
बिजली का उत्पादन आरंभ हुआ। ठीक है, तो कोडरमा में 500 मेगावाट के दो इकाइयां स्थापित है। पहली इकाई 2013 में बिजली का उत्पादन आरंभ किया और दूसरा इकाई 2014 में जो है बिजली का उत्पादन आरंभ किया। या प्रश्न बनेगा कोडरमा ताप विद्युत गृह की स्थापना कब हुई, तो आपका जवाब होगा 2013, क्योंकि पहला इकाई से 2013 में आरंभ हुआ था, तो इसीलिए 2013 ही इसका जवाब हो जाएगा। और यहां पर ईंधन के रूप में जो कोयला का प्रयोग किया जाता है वह है बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला का प्रयोग किया जाता है। यहां पर ईंधन के रूप में किस कोयले का प्रयोग किया जाता है, बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है। चलिए, बस इतना ही था इसके अंतर्गत। अगला हम लोग देखेंगे, यहां तक किसी को कोई डाउट है पूछिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला आगे आएगा, इसीलिए हम लोग बोकारो ताप विद्युत गृह को देख लिए, सबसे पहला वही था, ठीक ना, बोकारो ताप विद्युत गृह। यहां तक किसी को कोई डाउट है? हम लोग क्या देखे, ताप विद्युत गृह में सबसे पहले बोकारो को देखे थे, लेकिन बोकारो में जो है एक और संयंत्र स्थापित किया गया है, उसका नाम है बोकारो पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड। ठीक है, बोकारो पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड, बोकारो पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड। ठीक है, बोकारो पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड, तो यह भी कहां है, बोकारो में ही रहेगा ना। और इसकी जो स्थापना की गई है 2001 में की गई है। बोकारो पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब हुई, 2001 में की गई है। मैं बार बार बोल रहा हूं, क्लास थोड़ा सा लंबा होगा, पेशेंस के साथ बैठिएगा। और यहां से कुल जो विद्युत की उत्पादन की जा रही है, यानी कि इसकी जो उत्पादन क्षमता है वह है 302 मेगावाट। 302 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहां से किया जाएगा, उत्पादन क्षमता इतना है। और ये जो है ना ज्वाइंट वेंचर है, यानी कि संयुक्त उपक्रम है, किसका है, तो डीवीसी का, दामोदर वेरी कॉर्पोरेशन का। यह किसका किसका ज्वाइंट वेंचर है, तो डीवीसी का, और दूसरा यह जो है सेल का ज्वाइंट वेंचर है। इन दोनों का यह संयुक्त उपक्रम है। कौन, बोकारो पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक ना, इन दोनों का यह संयुक्त उपक्रम है। और इसमें इन दोनों की जो हिस्सेदारी है वह 50% 50%, यानी कि दोनों का हिस्सेदारी 50-50% है। बस इतना ही देखना था इसमें। अगला हम लोग देखेंगे मैथन पावर लिमिटेड। मैथन, मैथन पावर लिमिटेड, मैथन पावर लिमिटेड। ठीक है, अगला यह है, यह भी क्या हो गया, एक ताप जो है संयंत्र हो गया, कोयले पर आधारित संयंत्र है। और यह जो है झारखंड के धनबाद जिले के अंतर्गत एक गांव है निरसा गांव, वहां पर स्थापित किया गया है। निरसा, धनबाद के निरसा नामक स्थान पर यह स्थापित है, मैथन पावर लिमिटेड। और निरसा से जो है ना बड़ाकर नदी बहती है, तो बड़ाकर नदी के तट पर यह अवस्थित है। और इसकी जो स्थापना की गई है वह 2011 में की गई है। मैथन पावर लिमिटेड का स्थापना कब हुआ, 2011 में। और इसकी जो कुल उत्पादन क्षमता है वह है 1050 मेगावाट। 1050 मेगावाट इसका कुल उत्पादन क्षमता है मैथन पावर लिमिटेड का। और यहाँ पे जो है ना एक ही संयंत्र से यह पूरा सप्लाई नहीं हो जाएगा, यहाँ पर दो इकाइयां स्थापित की गई है। 525 मेगावाट का दो इकाई स्थापित किया गया है, जिससे टोटल जो है 1050 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। और यह भी जो है ज्वाइंट वेंचर है, यानी कि संयुक्त उपक्रम है, किसका, तो डीवीसी का और टाटा पावर का। डीवीसी और टाटा पावर,
ठीक है, ये किसका ज्वाइंट वेंचर है, किसका संयुक्त उपक्रम है, तो दामोदर वैली कॉरपोरेशन और टाटा पावर का जो है यह संयुक्त उपक्रम है। इसमें डीवीसी की जो हिस्सेदारी है वह 74% है और टाटा पावर का जो हिस्सेदारी है वह 26% है इसमें। और यहां से जो बिजली का उत्पादन किया जाएगा ना, वह भारत के अलग अलग राज्यों में जो है भेजा जाएगा, यानी कि अलग अलग राज्यों में यहां से बिजली आपूर्ति की जाएगी। तो कौन कौन सा, पहला तो झारखंड हो गया, झारखंड राज्य में बिजली की आपूर्ति की जाएगी। दूसरा नई दिल्ली, वहां पर बिजली की आपूर्ति की जाएगी इसके माध्यम से। इसके अलावे पश्चिम बंगाल में भी जो है बिजली की आपूर्ति की जाएगी इसके माध्यम से, और केरल में भी जो है बिजली की आपूर्ति इसके माध्यम से की जाएगी। तो झारखंड के 4 राज्य, झारखंड, नई दिल्ली, पश्चिम बंगाल और केरल, इन 4 राज्यों में बिजली की आपूर्ति मैथन पावर लिमिटेड द्वारा की जाएगी। और यहां पे एकदम डबल स्टार मार करके लिखिएगा कि क्योंकि यह जो है ना भारत का, मैं बोल रहा हूं भारत का पहला 525 मेगावाट, 525 मेगावाट का इकाई है। मैंने क्या बोला था, 2 इकाई है ना यहाँ पे, 525 मेगावाट का। एक सेकंड अशोक जी, बस रुकिए। मैंने शुरू में ही बताया कि मैथन जो है यहां से बिजली की कुल उत्पादन जो है 1050 हो रहा है, लेकिन इकाई कितना, 2 था ना, 525 मेगावाट का। तो भारत का यह पहला, ठीक ना, भारत का यह पहला जो है 525 मेगावाट इकाई थर्मल पावर प्वाइंट है, जो एक नए टेक्नोलॉजी पर जो है, या नए टेक्नोलॉजी के उपयोग से स्थापित किया गया है। तो उस टेक्नोलॉजी का नाम है सब क्रिटिकल तकनीक। सब क्रिटिकल, सब क्रिटिकल तकनीक पर आधारित यह संयंत्र है। तो भारत का यह पहला 525 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट है, जो कि सब क्रिटिकल तकनीक पर आधारित है या इसका उपयोग कर रहा है, पहला यह इकाई है। ठीक ना, तो इसको तुम स्टार मार्क करके लिखिएगा। इसकी स्थापना 2011 में हुई थी अशोक कुमार जी, ठीक ना। यह जो मैथन पावर लिमिटेड है, इसकी स्थापना 2011 में की गई है। स्टार मार्क करके लिखिएगा कि झारखंड का वह कौन सा ताप विद्युत संयंत्र है जो कि सब क्रिटिकल तकनीक पर आधारित है। तो आपका जवाब होगा मैथन पावर लिमिटेड। भारत का भी यह पहला है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग देखेंगे कर्णपुरा, उत्तरी कर्णपुरा ताप विद्युत संयंत्र। उत्तरी कर्णपुरा ताप विद्युत संयंत्र, उत्तरी कर्णपुरा ताप विद्युत संयंत्र, उत्तरी कर्णपुरा ताप विद्युत संयंत्र। अब ये है कहां, नाम से तो पता नहीं चल रहा है। तो झारखंड के चतरा जिला के अंतर्गत। ये पूछता नहीं है कि सब क्रिटिकल तकनीक है क्या, कोयला पे आधारित ये एक टेक्नोलॉजी है, ठीक ना, कोयले पे आधारित है। उतना ज्यादा इसके बारे में मुझे भी नहीं पता है, बस कोयले पे आधारित यह एक टेक्नोलॉजी है जिसे सब क्रिटिकल टेक्नोलॉजी बोला जा रहा है, तकनीक बोला जा रहा है, उसी पर यह आधारित है, ठीक ना। हाँ, तो यह जो उत्तरी कर्णपुरा ताप विद्युत संयंत्र है, यह झारखंड के चतरा जिला के अंतर्गत एक सब डिवीजन है, नाम है सिमरिया, सभी जानते होंगे सिमरिया। सिमरिया के अंतर्गत एक जगह है, नाम है टंडवा, वहीं पर यह स्थापित है, टंडवा। ठीक है। अब सब क्रिटिकल तकनीक को जो है ना ज्यादा डिटेल नहीं पूछेगा, बस पूछेगा कि झारखंड का वह कौन सा संयंत्र है, ताप विद्युत संयंत्र है जो कि सब क्रिटिकल तकनीक पर आधारित है, बस ऐसा आएगा। उसका एक्सप्लेन करने नहीं पूछेगा कि क्या मतलब होता है। ठीक है।
चलिए, हाँ, तो हम लोग उत्तरी कर्णपुरा देख रहे थे। तो ये कहाँ है? चतरा जिला के अंतर्गत जो सब डिवीजन है, नाम है सिमरिया, उसके एक स्थान टंडवा में यह स्थापित है। और यह जो संयंत्र है, इसकी इसे जो प्रस्तावित किया गया था, बहुत ही पहले किया गया था, 1999 में। यह प्रस्तावित कब का से है? तो 1999 का प्रस्तावित है, उत्तरी कर्णपुरा ताप विद्युत गिरी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने हाथों से इसे जो है प्रस्तावित किया था। और इसका जो आधारशिला रखा गया वह 2014 में रखा गया है। और यहां से बिजली का जो आपूर्ति, बिजली का उत्पादन जो है वह अब 2023 में स्टार्ट होगा। ठीक ना? तो इसका जो है प्रस्तावना झारखंड, यानी कि झारखंड में उत्तरी कर्णपुरा ताप विद्युत गिरी नामक एक जो है संयंत्र स्थापित हो, यह प्रस्तावित कब किया गया था? 1999 में। आधारशिला कब रखा गया? 2014 में। बिजली कब उत्पादित होगा? तो 2023 में अब होगा। ठीक है, बिजली आपूर्ति या उत्पादन अब चालू होगा 2023 में। और यह जो है एनटीपीसी लिमिटेड के अंतर्गत आता है। यानी कि किसका स्वामित्व है इसके ऊपर? तो एनटीपीसी का, एनटीपीसी के अंतर्गत आएगा यह। किसके ऑनरशिप में आएगा? किसका स्वामित्व है इस पर? तो एनटीपीसी का। और यहाँ का जो उत्पादन क्षमता है वह 1980 मेगावाट है। यहां से जो बिजली का उत्पादन किया जाएगा कितना? तो 1980 मेगावाट। और यहाँ पे एक ही संयंत्र से नहीं होगा, यहाँ पर 3 इकाइयां स्थापित की जाएगी। और तीनों जो इकाइयां हैं वह 660 मेगावाट का होगा। 660, 660, 660, टोटल हो गया 1980 मेगावाट। ठीक ना? 660 मेगावाट का 3 इकाइयां स्थापित किया जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी तक हम लोग ताप विद्युत परियोजना को ही देख रहे हैं, यानी कि वैसी परियोजनाएं जो कोयला पे आधारित है। झारखंड में बहुत सारा है। ठीक है, अगला है जोजो बेरा ताप विद्युत संयंत्र। जोजो बेरा जगह का नाम है, जोजो बेरा ताप विद्युत संयंत्र। इसे एक और नाम से जाना जाता है, नाम है टाटा पावर लिमिटेड। टाटा पावर लिमिटेड, ठीक ना, इसी को जाना जाता है। ठीक है, जोजो बेरा एक जगह है, सभी अगर नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए कि पूर्वी सिंहभूम में जमशेदपुर है। जमशेदपुर में एक जगह है, नाम है जोजो बेरा, वहीं पर यह स्थापित किया गया संयंत्र। इसीलिए इस संयंत्र को जो है जोजो बेरा ताप विद्युत संयंत्र भी कहा जाता है और टाटा पावर लिमिटेड भी कहा जाता है। ठीक है, और इस पर ऑनरशिप जो होगा किसका होगा? नाम से ही पता चल रहा है, टाटा पावर का है। यानी कि स्वामित्व किसका है? टाटा पावर का है। और यहां से कुल जो विद्युत उत्पादित किया जाएगा, यानी कि उत्पादन क्षमता इसका जो है वह है 547.5 मेगावाट। 547.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। तो यहां पर प्रश्न क्या बनेगा? जोजो बेरा ताप विद्युत संयंत्र झारखंड के किस शहर में स्थापित है? तो आपका जवाब होगा जमशेदपुर। किस जिले में स्थापित है? तो पूर्वी सिंहभूम। किस स्थान पे है? तो जोजोबेरा में है। या जोजोबेरा ताप विद्युत गिरी का एक अन्य नाम क्या है? तो आपका जवाब होगा टाटा पावर लिमिटेड। ठीक है, अगला है अडानी पावर लिमिटेड। अडानी, अडानी पावर लिमिटेड। ठीक ना, अगला जो ताप विद्युत संयंत्र है वह क्या है? अडानी पावर लिमिटेड। और यह कहां है? तो झारखंड के गोड्डा जिले में अवस्थित है। और इसका जो टोटल उत्पादन क्षमता है वह है 1600 मेगावाट। 1600 मेगावाट कहां है? तो झारखंड के गोड्डा जिले में अवस्थित है। और यहां पे स्टार मार्क करके लिखिएगा, उत्पादन तो 1600 मेगावाट होगा, लेकिन झारखंड सरकार को जो है ना इसमें बहुत कम मिलेगा, क्योंकि 1496 मेगावाट, कितना? 1496 मेगावाट बिजली जो है वह बांग्लादेश ऊर्जा विकास बोर्ड को प्रदान कर दिया जाएगा। यानी कि हमारे देश में भी नहीं रहेगा, दूसरे देश पहुंच जा रहा है। तो यहां से जो बिजली का उत्पादन किया जा रहा है उसमें से 1496
मेगावाट बिजली जो है बांग्लादेश ऊर्जा विकास बोर्ड को जो है भेज दिया जाएगा, प्रदान कर दिया जाएगा। बस इतना ही देखना था। अगला है इनलैंड पावर लिमिटेड। इनलैंड, ठीक है, इनलैंड पावर लिमिटेड, ठीक है, नाम पहली बार सुन रहे होंगे आप लोग। इनलैंड पावर लिमिटेड, यह कहां है? तो रामगढ़ तो सभी जानते हैं। तो रामगढ़ जिले के अंतर्गत एक प्रखंड है गोला प्रखंड, ठीक है। तो गोला प्रखंड में एक गांव है, नाम है तोनागातू गांव। तोनागातू, तोनागातू गांव, वहीं पर यह संयंत्र स्थापित है, इनलैंड पावर लिमिटेड। इसका जो कुल उत्पादन क्षमता है वह 63 मेगावाट है, 63 मेगावाट। यहां से कितना मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा? तो 63 मेगावाट। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कहां पे है यह पूछेगा। इनलैंड पावर लिमिटेड झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो आपका जवाब होगा रामगढ़ जिले में अवस्थित है। ज्यादा से ज्यादा पूछ सकता है कितना विद्युत उत्पादन क्षमता है? तो 63 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। अगला है आखिरी ताप विद्युत से रिलेटेड, आधुनिक पावर लिमिटेड। आधुनिक, आधुनिक पावर लिमिटेड, ठीक है, आधुनिक पावर लिमिटेड। यह जो है झारखंड की सरायकेला खरसावां में अवस्थित है। किस जिले में? तो सरायकेला खरसावां में अवस्थित है। सरायकेला खरसावां में दो जगह है, नाम है पालमपुर और श्री रामपुर। इन गांवों में यह स्थापित है, ठीक है। मैंने नहीं पूछेगा कहां है, तो सरायकेला खरसावां में अवस्थित है। और इसका जो कुल उत्पादन क्षमता है वह है 270 मेगावाट, 270 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहां से किया जाएगा। चलिए, तो ताप विद्युत से रिलेटेड किसी के मन में कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आधे घंटे का क्लास और है, आधा घंटा अभी हम लोग और क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो है झारखंड का ताप विद्युत परियोजना जितना भी है, जितना भी था मैंने सारा बता दिया, एक भी नहीं छूटा है। अब अगला जो है हम लोग जल विद्युत परियोजना को देखेंगे। तो ताप विद्युत परियोजना से रिलेटेड किसी के मन में थोड़ा सा भी डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। किसी को कुछ पूछना है? और कल से 8:30 ही क्लास होगा, ठीक ना। बहुत दिन बाद क्लास लिए इसलिए थोड़ा सा शुरू में स्लो था, मगर कल से 8:30 ही स्टार्ट होगा, 1 घंटे का क्लास होगा, खत्म हो जाएगा। किसी का कोई डाउट नहीं है? चलिए हम लोग पढ़ते हैं जल विद्युत परियोजना। और जो भी मैं डाटा दे रहा हूं सभी लेटेस्ट डाटा है, सभी को एकदम याद कर जाना है आप लोगों को, ठीक ना। जैसे हम लोग देखे थे ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत बोकारो ताप विद्युत गृह पहला था ना, उसी तरह जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत पहला जो जल विद्युत परियोजना है वह है तिलैया जल विद्युत केंद्र। तिलैया जल विद्युत केंद्र, ठीक ना, तिलैया जल विद्युत केंद्र। यह झारखंड का उत्पादन क्षमता उतना याद नहीं रखना है, कहां है यह मेन है, ठीक ना। मैंने इसलिए डाटा बता दिया कि बाई चांस आप जेएसएससी का कोई बच्चा एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें यह सब डाटा पूछ लेता है, जेपीएससी में भी पूछ सकता है। रफली याद रखिएगा, क्योंकि रफली अगर दिमाग में अशोक जी रहेगा याद, तो जब ऑप्शन देखिएगा ना ऑटोमेटिकली टिक मारा जाएगा। इसीलिए डाटा कम से कम दिमाग में होना चाहिए, याद नहीं रखिए, रफली याद होना चाहिए बस, ठीक ना। तो तिलैया जल विद्युत केंद्र जो है झारखंड का पहला प्रथम जो है जल विद्युत परियोजना है। हम स्टार मार्क करके रखिएगा कि झारखंड का पहला जल विद्युत परियोजना कौन है? तो तिलैया जल विद्युत केंद्र, ठीक है। अब इसकी जो स्थापना की गई थी वह डीवीसी द्वारा की गई थी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन दामोदर घाटी निगम द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1953 में ही किया गया था। इसका भी फरवरी 1953 में जो है तिलैया जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? डीवीसी के द्वारा, दामोदर वैली कॉरपोरेशन के द्वारा। कहां है? तो कोडरमा जिले में है, नाम से ही पता चल रहा है कोडरमा, तिलैया जो है कोडरमा में है। किस नदी के तट पर है?
तो बराकर नदी के तट पर यह अवस्थित है, ठीक ना। और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वह 60,000 किलोवाट है। हम किलोवाट बोल रहे हैं, मेगावाट नहीं, ठीक ना। 1,000 किलोवाट बराबर क्या होता है, 1 मेगावाट ना। तो यहाँ पे टोटल क्या हो गया, 60 मेगावाट। इसकी जो कुल उत्पादन क्षमता है अगर किलोवाट में हो तो 60,000 किलोवाट, और मेगावाट में हो तो 60 मेगावाट, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, इसका उत्पादन क्षमता इतना है, लेकिन यहां से जो उत्पादन किया जा रहा है ना बिजली का, वह मात्र और मात्र 4 मेगावाट का किया जा रहा है, ठीक है। तिलैया जल विद्युत केंद्र की जो उत्पादन क्षमता है, यानी कि इतना यह उत्पादित कर सकता है, कितना, 60 मेगावाट यानी कि 60,000 किलोवाट। लेकिन वर्तमान में यहां से जो विद्युत उत्पादन किया जा रहा है वह मात्र 4 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। और 4 मेगावाट बिजली भी जो उत्पादित किया जा रहा है ना, वह 2 इकाई से किया जा रहा है, 2 यूनिट से किया जा रहा है, ठीक है। पहला जो यूनिट है, पहला जो इकाई है, उसकी स्थापना फरवरी 1953 में किया गया था। इसीलिए इसका स्थापना कब माना जाता है, 1953, क्योंकि पहला जब स्थापित हुआ तभी तो वहां से बिजली उत्पादन हो गया। तो पहली इकाई की स्थापना कब हुई, फरवरी 1953 में हुई, और 2 मेगावाट बिजली उत्पादित होना चालू हो गया। दूसरी इकाई की जो स्थापना हुई वह जुलाई 1953 में हुई, और वहां से भी 2 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है। चलिए बस इतना ही था इसमें, बस एकदम स्टार मार्क करके रखना है कि झारखंड का पहला जल विद्युत परियोजना कौन है, तो यही तिलैया जल विद्युत केंद्र। उत्पादन क्षमता तो 60,000 किलोवाट यानी कि 60 मेगावाट, लेकिन वास्तविक में अभी कितना हो रहा है, तो 4 मेगावाट उत्पादित हो रहा है, बस। अगला है मैथन जल विद्युत गिरी। मैथन, ये जल वाला है, ठीक ना, ताप वाला नहीं है। मैथन जल विद्युत गिरी या केंद्र, इसकी भी स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो डीवीसी के द्वारा किया गया है। कब किया गया है, तो 1957 में। डीवीसी के द्वारा कब स्थापित हुआ है, 1957 में। यह भी कहां है, तो नाम से ही पता चल रहा है, यह कहां है, मैथन धनबाद में है, ठीक है ना। धनबाद में जो है बराकर नदी के तट पर यह अवस्थित है। और इसका जो उत्पादन क्षमता है वह है 63.2 मेगावाट। और यहां पर जो है 3 इकाइयां स्थापित है, 3 इकाइयों से इतना बिजली उत्पादित किया जाता है। पहला जो इकाई है, पहला जो यूनिट है, उसकी स्थापना अक्टूबर 1957 में हुआ था, और यहां से 20 मेगावाट बिजली का उत्पादन आरंभ हुआ। दूसरा जो इकाई है उसका स्थापना मार्च 1958 में हुआ था, और यहां से जो बिजली का उत्पादन किया जा रहा है 23.2 मेगावाट। और तीसरा जो इकाई है उसका स्थापना दिसंबर 1958 में हुआ था, और यहां से जो है बिजली का उत्पादन किया जा रहा है 20 मेगावाट। तीनों जोड़ के कितना हो गया, 63.2 मेगावाट टोटल जो है मैथन जल विद्युत केंद्र से विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है, ठीक ना। उत्पादन क्षमता इतना हो गया, यानी कि अपना क्षमता का पूरा प्रयोग कर रहा है, पूरा बिजली का उत्पादन कर रहा है। यहाँ पे स्टार मार्क करके एकदम लिखना है आप लोगों को, डबल स्टार मार्क करके। यह जो जल विद्युत संयंत्र है झारखंड का एकमात्र विद्युत उत्पादन केंद्र है जो गैस टरबाइन पर आधारित है। किस पे, गैस टरबाइन, ठीक ना, गैस टरबाइन पर आधारित है। एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट, एकदम स्टार मार्क करके, बस इतना ही देखना था इसमें। अगला हम लोग देखेंगे स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना। स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना, स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना, ठीक है। अब ये जो परियोजना है ना 1989 में स्थापित किया गया। कहां है, तो यह रांची के
औरा मांझी में स्थापित किया गया है। ठीक है, रांची के औरा मांझी में स्वर्णरेखा नदी बहती है, उसी के तट पर इसे स्थापित किया गया है, इसीलिए नाम क्या है, स्वर्णरेखा नदी स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना इसका नाम ही पड़ गया। कहाँ है, तो झारखंड के रांची जिले के औरा मांझी में स्वर्णरेखा नदी के तट पर अवस्थित है। कब स्थापित हुआ, 1989 1989 में यह स्थापित किया गया है। अब यही परियोजना है स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना, जिसके अंतर्गत रांची में एक वाटरफॉल है, हुंडरू जलप्रपात, ठीक ना, हुंडरू जलप्रपात, यहां से बिजली का उत्पादन इसी के माध्यम से किया जा रहा है, ठीक ना। कितना मेगावाट, तो 130 मेगावाट। हुंडरू जलप्रपात से जो है ना बिजली का जो उत्पादन किया जा रहा है वह 130 मेगावाट किया जा रहा है। 2 यूनिट से किया जाता है, 65 मेगावाट किया जाता है। हुंडरू जलप्रपात है ना, वहां पे 2 इकाई स्थापित है, 165 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। और किस परियोजना के अंतर्गत यह आता है, तो स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत आता है ये हुंडरू जलप्रपात वाला। यहां पे डबल स्टार मार्क करके लिखिएगा कि यह जो परियोजना है, इस परियोजना का निर्माण विश्व बैंक की सहायता से किया गया है। किस बैंक, तो वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की सहायता से इस परियोजना का निर्माण किया गया है। और किन किन राज्यों की सहायता से किया गया है, तो झारखंड सरकार हो गया, पश्चिम बंगाल सरकार हो गया और उड़ीसा सरकार हो गया, इन तीनों की सहायता से किया गया है, ठीक ना। तो इस परियोजना का निर्माण विश्व बैंक की सहायता से झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य द्वारा किया गया है, ठीक ना। और इसका संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा इसका जो है संचालन किया जा रहा है, स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना का। और इससे जो भी बिजली का उत्पादन हो रहा है ना, उस बिजली को जो है, बिजली की जो आपूर्ति है रांची के जितने भी उद्योग हैं उनमें किया जा रहा है। किसके माध्यम से, तो हटिया ग्रिड के माध्यम से किया जा रहा है। हटिया है ना, झारखंड में हटिया है, झारखंड कहते हैं, रांची में हटिया है, तो हटिया ग्रिड के माध्यम से आपूर्ति की जाती है। अगला है कोनार जल विद्युत केंद्र, बस इतना ही था इसमें, कोनार जल विद्युत केंद्र। ठीक है, चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो यह है कहां, तो झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थापित है। कोनार जल विद्युत केंद्र कहां है, तो झारखंड के हजारीबाग जिले में कोनार नदी के तट पर यह अवस्थित है। और इसकी जो स्थापना की गई है 1955 में की गई है, 1955 में की गई है इसकी स्थापना। और यहां से जो बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, तो कुल उत्पादन क्षमता जो इसका है वह 40,000 किलोवाट है, यानी कि 40 मेगावाट हो गया, 40,000 किलोवाट। इसको हम लोग अगर मेगावाट में चेंज करते हैं तो 40 मेगावाट। इसका उत्पादन क्षमता कितना है, 40,000 किलोवाट या 40 मेगावाट बोल लीजिए। और स्टार मार्क करके इसमें लिखना है यहां पे, यानी कि कोनार जल विद्युत केंद्र में जो है भूमिगत जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है। एकदम स्टार मार्क करके लिखना है कि यहां पर जो है क्या स्थापित किया गया है, भूमिगत जल विद्युत केंद्र का जो है निर्माण किया गया है। कहां, जल विद्युत कोनार जल विद्युत केंद्र में। ठीक है, एकदम स्टार मार्क करके कि झारखंड का वह कौन सा जल विद्युत केंद्र है जहां भूमिगत जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है, तो आपका जवाब होगा कोनार जल विद्युत केंद्र। अगला है अय्यर जल विद्युत केंद्र, अय्यर जल विद्युत केंद्र। इसकी स्थापना जो है ना डीवीसी के द्वारा की गई है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन द्वारा इसकी स्थापना की गई है। किस नदी के तट पर है, तो दामोदर नदी के तट पर यह स्थापित है। और इसकी जो उत्पादन क्षमता है ना वह 45,000 किलोवाट है, यानी कि 45 मेगावाट। बस इतना ही देखना था। अगला है पंचायत जल विद्युत केंद्र, पंचायत
जल विद्युत केंद्र, पंचायत जल विद्युत केंद्र, इसका निर्माण जो है ना झारखंड के धनबाद जिला और पश्चिम बंगाल का जो पुरुलिया है उसके सीमा पर किया गया है, ठीक ना। तो धनबाद जिला और पुरुलिया दोनों के सीमा पर इसका निर्माण किया गया है और यह दामोदर नदी के तट पर अवस्थित है। और इसका जो निर्माण किया गया है, स्थापना किया गया है 1959 में किया गया है। 1959 में पंचायत जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है और इसका जो उत्पादन क्षमता है वह 80 मेगावाट है, यानी कि 80,000 किलोवाट। मेगावाट में क्या हो गया, 80 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा पंचायत जल विद्युत केंद्र से। और बुक सब में आप लोग देखते होंगे कि अय्यर जल विद्युत केंद्र का उत्पादन क्षमता 40 मेगावाट रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ना 2 इकाइयां स्थापित की गई है, दोनों इकाई से 40-40 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। पहली जो इकाई है उसकी स्थापना दिसंबर 1959 में की गई थी और वहां से जो है 40 मेगावाट बिजली का उत्पादन आरंभ कर दिया गया। बाद में 1991 में मार्च 1991 में फिर दूसरी इकाई गठित की जाती है और वहां से भी 40 मेगावाट बिजली का उत्पादन आरंभ कर दिया जाता है। बस इतना ही देखना था पंचायत जल विद्युत केंद्र से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आप लोग अपने से भी लिखने का कोशिश कीजिए, मैं नोट्स तो दे ही दूंगा पर अपने से लिखिएगा ना वो याद हो जाता है, मैं बार बार इसीलिए बोलता हूं। अगला है बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र। बाल पहाड़ी, बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र, यह झारखंड के गिरिडीह जिले में अवस्थित है। गिरिडीह जिले में, गिरिडीह जिले में बड़ाकर नदी पर यह अवस्थित है, बड़ाकर, ठीक है। और इसकी भी स्थापना डीवीसी के द्वारा की गई है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के माध्यम से की गई है और इसका जो उत्पादन क्षमता है वह 20,000 किलोवाट है, यानी कि 20 मेगावाट उत्पादन क्षमता। बस इतना ही था। फिर अगला है मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी परियोजना, ठीक है, यह दुमका में अवस्थित है, झारखंड के दुमका में। और यहां से जो बिजली का उत्पादन किया जाएगा, यानी कि विद्युत क्षमता जो इसकी है वह है 4,000 किलोवाट। 4,000 में बोल रहा हूं, ठीक ना, 40,000 नहीं, 4,000, यानी कि इसका कितना हो गया, 4 मेगावाट। चलिए एक और परियोजना है जो कि प्रस्तावित है, सभी नाम जानते होंगे, कोयल कारो परियोजना। कोयल कारो, दो नदी, कोयल नदी और कारो नदी दोनों पर अवस्थित है, इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया कोयल कारो परियोजना। ये प्रस्तावित है और यह किन नदियों पर प्रस्तावित है, तो झारखंड के कोयल नदी और उसकी सहायक कारो नदी पर प्रस्तावित है। और इसका जो निर्माण किया जा रहा है वह एनएचपीसी के द्वारा किया जा रहा है। एनएचपीसी के माध्यम से इसका निर्माण किन नदियों पे किया जा रहा है, तो कोयल नदी और कारो नदी पर। अब ये एनएचपीसी क्या है, तो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, यानी कि राष्ट्रीय पनबिजली निगम के माध्यम से इसका निर्माण किया जाएगा। हिंदी में लिख लीजिएगा, किसके माध्यम से इसका निर्माण किया जा रहा है, तो राष्ट्रीय पनबिजली निगम के माध्यम से इसका निर्माण किया जा रहा है। और इससे जो संबंधित जिले हैं वह रांची हो गया, गुमला हो गया और पश्चिमी सिंहभूम हो गया, ठीक ना। तो कोयल कारो परियोजना से संबंधित कौन से जिले हैं झारखंड के, रांची, पश्चिमी सिंहभूम और गुमला। और इसकी जो टोटल उत्पादन क्षमता होगी वह 732 मेगावाट होगा। प्रथम चरण, 2 चरण में यह होगा, एक चरण में नहीं होगा। प्रथम चरण में जो है 710 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा और दूसरे चरण में जो है 22 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहां से किया जाएगा। चलिए ये सारी परियोजनाएं होंगी। अब कुछ जो है ना लघु जल परियोजना है,
उसे भी देख लेते हैं, बस नाम देखना है और कहां पे है यह देखना है। तो सदानी जल विद्युत परियोजना, सब छोटा छोटा, लघु जल विद्युत परियोजना में बोल रहा हूं, छोटा छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। तो पहला है सदानी जल विद्युत परियोजना। सदानी, सदानी जल विद्युत परियोजना, यह झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो गुमला जिले में अवस्थित है। गुमला के चैनपुर नामक स्थान पर यह अवस्थित है। फिर अगला है निचला घाघरी जल विद्युत परियोजना। निचला घाघरी, निचला घाघरी जल विद्युत परियोजना, यह जो है झारखंड की पलामू जिले में अवस्थित है। पलामू जिला में एक प्रखंड है गारू प्रखंड, वहीं पर यह अवस्थित है। फिर अगला है नेतरहाट लघु जल परियोजना। नाम से ही पता चल रहा है नेतरहाट में होगा, ठीक ना। तो नेतरहाट लघु जल परियोजना यह कहां है? जो झारखंड के पलामू जिले के अंतर्गत जो है महुआडार प्रखंड में यह अवस्थित है। महुआडार जान ही रहे हैं, अभ्यारण्य था जो, ठीक है। तो यह कहां है? पलामू जिले के महुआडार प्रखंड में अवस्थित है। किस जल स्रोत पर अवस्थित है? तो पंडरान, 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 ठीक ना, पंडरान नल्ला नाम है, ठीक ना। पंडरान नल्ला जल स्रोत पर अवस्थित है। कौन? तो नेतरहाट लघु जल परियोजना। फिर अगला है निधि घाघ, निधि घाघ, ठीक है। निधि घाघ, निधि घाघ डैम जल विद्युत परियोजना, यह झारखंड के लोहरदगा जिले में अवस्थित है। फिर अगला है जालिम घाघ, नीचे दिख रहा है, जालिम घाघ डैम जल विद्युत परियोजना। निधि घाघ कहां था? लोहरदगा में था। जालिम घाघ डैम जल विद्युत परियोजना कहां है? तो झारखंड के गुमला जिले में अवस्थित है। चलिए, तो जितना भी परियोजना था लगभग हम लोगों ने सारे को देख लिए। एक दो फैक्ट और बता दे या छोड़ दे क्लास को? बस दो तीन फैक्ट और बचा हुआ है। आप लोग बोर नहीं हुए हैं तो क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। जितनी भी परियोजनाएं थे झारखंड की विद्युत परियोजनाओं से रिलेटेड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। चलिए, पैसेंस है और क्लास 5 मिनट करने का? यस या नो कीजिए तो फिर कंटिन्यू रखेंगे, नहीं तो फिर एंड कर देंगे। बताएं, यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत या परेशानी आई हो तो पूछ सकते हैं। थोड़ा सा भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो चलिए तो खत्म ही कर देते हैं पिकॉन जी, ठीक ना। अब देखिए, झारखंड में मैंने पहले ही बोला था कि रीन्यूएबल एनर्जी, यानी कि यहां पर जैसे कि सोलर प्लेट सब लगाया जा सकता है, क्योंकि जो सौर दिवस है बहुत ही अच्छा है, यहाँ का सनलाइट बहुत ज्यादा पाता है झारखंड। इसीलिए यहाँ पे जो है एक पॉलिसी लाई गई थी। किसके लिए? तो रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम के तहत लाया गया था, यानी कि छत के ऊपर हम लोग क्या लगाए? सोलर प्लेट लगाए, उसी के लिए, ठीक ना। तो रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सोलर रूफटॉप पॉलिसी जो है लाई गई थी। कब? तो 2018 में लाई गई थी। यह प्रश्न सीधा बनेगा कि झारखंड सोलर रूफटॉप पॉलिसी किस वर्ष आई थी या किस वर्ष लागू की गई थी? तो आपका जवाब होगा 2018 में लाई गई थी। किस लिए लाई गई थी? तो रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए। चलिए अगला देखेंगे हम लोग, झारखंड सौर ऊर्जा नीति 2022, ठीक ना। झारखंड सौर ऊर्जा नीति 2022, बस लास्ट है, खत्म हो जाएगा। झारखंड सौर ऊर्जा नीति 2022। अब देखिए, मैं शुरू से बताते आ रहा हूं कि यहाँ सौर दिवस ज्यादा है, सनलाइट ज्यादा आता है, इसीलिए झारखंड में जो है सौर ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देने के लिए जो है 5 जुलाई 2022 को, कब? तो 5 जुलाई 2022 को जो है झारखंड सौर ऊर्जा नीति को जो है अधिसूचित किया गया था।
अगर ईस्वी पूछ लिया तो 2022 तो समझ में आ ही रहा है कि झारखंड सौर ऊर्जा नीति किस वर्ष आई थी, 2022। डेट के साथ अगर पूछे तो 5 जुलाई 2022 को जो है यह आई थी। और इसका जो लक्ष्य है वह है वित्तीय वर्ष 2022-23, जो अभी 22-23 है ना, वित्तीय वर्ष 2022-23 से लेकर 2026-27 यानी 5 वर्षों में जो है 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता का जो है उत्पादन किया जाए, यह इसका लक्ष्य है। 5 सालों में कितने मेगावाट, 4000 मेगावाट जो है सौर ऊर्जा क्षमता का, यानी कि सौर ऊर्जा का जो है उत्पादन किया जाए, यही इसका प्रमुख लक्ष्य है। सबसे इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड जो है, इसमें देखिए है क्या कि इस योजना के अंतर्गत, यह योजना किससे रिलेटेड है, रूफटॉप सोलर प्रोग्राम से रिलेटेड है ना। तो इसी में झारखंड का, इस योजना के अंतर्गत झारखंड का कोई व्यक्ति जो है अगर अपने छत पर रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाता है, छत पर जो है देखते होंगे सोलर प्लेट लगाता है ना वो, ठीक है, अगर कोई लगाता है तो उसे जो है ना सब्सिडी दिया जाएगा। अब कितना सब्सिडी दिया जाएगा, अगर व्यक्ति जो है 3 किलोवाट, ठीक ना, 3 किलोवाट क्षमता का सोलर पावर पॉइंट लगाता है छत पर, तो उसे जो है जो भी खर्च आएगा उसका 40% सब्सिडी दिया जाएगा उसे। ठीक है, मैंने क्या बोला कि यदि कोई व्यक्ति अपने छत पर 3 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाता है तो उसे जो है जो भी कुल खर्च आया उसमें 40% झारखंड सरकार क्या करेगी, सब्सिडी देगी। वहीं पर अगर व्यक्ति द्वारा जो है अपनी छत पर 3 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट क्षमता तक अगर रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाया जाता है तो उस स्थिति में 3 किलोवाट से ज्यादा और कितना तक, 10 किलोवाट तक अगर वह लगाता है तो उसे जो है सब्सिडी दिया जाएगा 20% का। ठीक है, अगर 3 किलोवाट का लगाएगा तो 40%, 3 किलोवाट से अधिक और अधिकतम 10 किलोवाट तक लगाएगा तो कितना सब्सिडी दिया जाएगा, 20% का सब्सिडी दिया जाएगा, जो भी कुल खर्च आ रहा है उसका 20%। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और स्टार मार्क करके लिखिएगा कि यदि कोई व्यक्ति जिसका वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम हो और वह अपनी छत पर जो है रूफटॉप सोलर पावर प्लांट अगर लगाता है तो वैसे व्यक्ति को जो है सब्सिडी 80% दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि उसका जो वार्षिक आय है वह कितना होना चाहिए, 3 लाख रुपये से कम होना चाहिए, तभी उसे 80% जो है सब्सिडी दिया जाएगा। चलिए बस इतना ही था। तो आज की क्लास से रिलेटेड किसी का भी कोई डाउट हो तो पूछिए, और जितना भी मैंने डाटा बताया आप लोगों को बुक में ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा, इसीलिए ये सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सब सारा डाटा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का है, इसलिए सारे को आप लोग नोट डाउन कीजिएगा और याद कर लीजिएगा एकदम, ठीक ना। चलिए, किसी का कोई डाउट है आज की क्लास से रिलेटेड, कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, पूछ सकते हैं, नहीं तो क्लास को एंड करेंगे और कल की क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। चलिए, किसी का कोई डाउट है। बहुत लंबा क्लास हो चुका है, पर डे 1 ही घंटा का रखेंगे क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाते होंगे 1.5 घंटे में। और स्पीड क्या बढ़ाना है, जो स्पीड में मैं पढ़ा रहा हूं उस स्पीड को बढ़ाऊं या इतना ही रखूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा ही स्पीड पढ़ना चाहते हैं, इसीलिए मैं इतना स्लो ही करता हूं। अगर स्पीड बढ़ाना हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या करना है, क्लास के स्पीड को बढ़ाएं या क्या करें। स्पीड बढ़ाने कहिएगा, स्पीड में बढ़ा दूंगा, ठीक ना, उसमें कोई बड़ा चीज नहीं है। बस वही है कि आप लोगों की समझ में आना चाहिए, ये नहीं कि सर के ऊपर से निकल गया। और आप लोग कमेंट बहुत लेट करते हैं, कोई भी डाउट होता है या मैं कुछ भी पूछता हूँ आप लोग बहुत लेट से बताते हैं। इतना देर वेट में नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है। चलिए पिकोन जी, स्पीड ठीक है।
नहीं, एक बच्चे बोल रहे थे ना कि बहुत स्लो हो रहा है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। क्योंकि कुछ बच्चे का होता है कि स्पीड में वो करना चाहते हैं, इसीलिए जैसा बोलिएगा मैं स्पीड वैसा कर दूंगा, ठीक ना। चलिए, तो कल के ही क्लास में मिलते हैं, बहुत लेट हो चुका है।